और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव शुरू होंगे। 7 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 जून को रिजल्ट आएगा। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था और वो इंतजार खत्म हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होगा, 13 मई को चौथे चरण का, 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा, मतदान होगा, 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की 543 सीटों के लिए कुल 7 चरण में एक बार फिर से मतदान होगा। पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की। जानकारी इस वक्त की, देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से किया गया कि किस तरह से इस चुनाव को निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा, कौन कौन से इंतजाम किए जाएंगे। और आखिरकार वो ऐलान हो चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था। 1 जून को देश को सरकार मिलेगी, नई सरकार मिलेगी। 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 चरणों में चुनाव होगा। 16 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव की। माफ कीजिए, 4 जून को रिजल्ट आएगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा और 1 जून को 7वें चरण का यानी अंतिम चरण का मतदान होगा। तो 4 जून को रिजल्ट आएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। पहले चरण के लिए मतदान होगा 102 सीटों पर। 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को यानी दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को यानी तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई यानी चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई यानी 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान होगा और 25 मई यानी छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। 1 जून यानी आखिरी और 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर। कुछ और जानकारी के साथ मेरे साथ राव शफात अली जुड़े हुए। राव, क्या कहेंगे इन तारीखों पर? देखिए नासिर, इंतजार था कि कब चुनाव आयोग घोषणा करेगा और ये इंतजार पूरा हो गया है। 4 जून को नई जो केंद्र सरकार है वो वजूद में आ जाएगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे नासिर। और पिछले अगर 2019 की बात करें तो तब भी 7 ही चरण थे, लेकिन इस बार खास ये रहने वाला है कि अगर सीधी भाषा में गए चुनाव आयोग की तो क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, आदर्श आचार संहिता इसको कहते हैं, तो चारों आंखें खुली रहेंगी। चुनाव के प्रचार प्रसार पर किस तरह से नजर रखी जाएगी, ये तमाम डिटेल्स दी गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। किसी तरह के नफरती भाषण से पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछली बार 2019 में देखने को नहीं मिले थे निर्णय, इस बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। 5 चरणों की अगर बात करें तो 19 सबसे पहला है, 19 अप्रैल और उत्तराखंड में इसी में शामिल है। दूसरी सबसे खास बात यह रहेगी कि जो बाई इलेक्शन है या फिर जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा इलेक्शन होने हैं, असेंबली के इलेक्शन होने हैं, वो जनरल इलेक्शन के साथ होंगे। तो ये सबसे बड़ी और खास तैयारी चुनाव आयोग की नजर आई। इसके लिए सिक्योरिटी और किस तरह से जो नोडल अधिकारी है वो तैनात किए गए। और दूसरा ये कि जब क्योंकि चुनाव आते हैं तो उसमें धन बल का उपयोग किया जाता है, शराब का उपयोग किया जाता है, इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, तो इस पर नजर रखने के लिए 2100 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो आईटी की नोडल अधिकारी है उनको सबसे ज्यादा पावर दी गई है, यानी वो अगर अपनी ओर से कोई कार्रवाई करना चाहे तो नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे वो अपनी ओर से कार्रवाई कर सकते हैं और नजर रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि लहर चल रही है। चुनाव आयोग जो आयुक्त है वो ये कह रहे थे कि इस तरह से लिख दिया जाता है कि इस पार्टी की लहर है या उस पार्टी की लहर है, तो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं चलेगा कि लहर। और उन्होंने साथ में राजनीतिक पार्टियों में जो आपस में वार पलटवार होते हैं और इस कदर हो जाते हैं कि कुछ भी बोल दिया जाता है, तो ये भी कहा
एक शेर उन्होंने पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। राव, मैं आता हूं आपके पास। राजा पटेल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजा, क्या जानकारी और क्या कुछ कहेंगे आप? हरियाणा को लेकर क्या घोषणा हुई? राजा। देश में तकरीबन 97 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ 70 लाख है। महिला मतदाताओं की। राजा पटेल हमारे साथ हैं। राजा, क्या जानकारी और हरियाणा को लेकर क्या कुछ घोषणा हुई? और बिल्कुल देखिए, हरियाणा के लिहाज से बात करें तो एक जो सीट खाली हुई है करनाल की, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से विधायक थे, तो वहां पर भी अब उपचुनाव होगा। और हरियाणा का जो चुनाव है वो छठे चरण में होगा, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से काफी कृषि प्रदेश माने जाते हैं, तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि किसान जो है अपनी कटाई का समय होगा, इसलिए हरियाणा में छठे चरण को रखा गया है। ये एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। पर जिस तरीके से करनाल की बात करें, करनाल में जो सीट खाली है वहां पर भी जो उपचुनाव की घोषणा की गई है, तो काफी बड़ी घोषणा आज चुनाव आयोग की पीसी में देखने को मिली है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी उपचुनाव की घोषणा की गई है लोकसभा चुनाव के साथ। तो चुनावी भूगोल बच चुका है हरियाणा और हिमाचल में। जिस तरीके से अलग अलग सीटें जो खाली हुई हैं, वहां पर उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया राजा, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश को इंतजार करना होगा अभी थोड़ा लंबा मतदान के लिए। प्रदीप, हिमाचल में आखिरी चरण में होना है मतदान। काफी वक्त मिल जाएगा राजनीतिक पार्टियों को तैयारियों के लिए भी, प्रचार के लिए भी। बिल्कुल, देखिए 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उसके लिए चुनाव होने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है, 6 सीटों जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उसके लिए भी 7वें चरण में ही जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो चलेगा। उसमें 7 मई से लेकर 14 मई तक नॉमिनेशन होंगे और उसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट होगा। हालांकि एक लंबा वक्त है, हम कह सकते हैं कि काफी सारा वक्त मिल जाएगा चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों को, और आप अपने प्रत्याशी में भी घूम सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार की डबल अग्निशा यहाँ पर, चाहे सरकार की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, राजनीतिक दलों की डबल अपेक्षा यहाँ पर होगी। एक तो लोकसभा चुनाव होंगे और उसके साथ साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी साथ में ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती होगी राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि हिमाचल के जो मतदाता हैं उनको रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को रिजल्ट आने हैं। तो ज्यादा इंतजार यहाँ पर रिजल्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है और 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब कल से माहौल गरमाएगा। कैंडिडेट को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चलती रही है, माथापच्ची चलती रही है, अब कहीं न कहीं चुनावी मैदान में सभी होंगे। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अपनी सभी सीटों पर, क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है, 2 सीटों पर कब उम्मीदवार उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और इसके साथ साथ जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उसके लिए जो चुनाव होना है वहां भी अब कैंडिडेट सर्च करने होंगे, क्योंकि जो 6 कैंडिडेट कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस से बागी हुए हैं उनको अयोग्य करार दिया गया था पहले ही। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या लीगल पहलू का बनता है, क्योंकि अमूमन जो कहा भी जाता है कि जब कहीं पर चुनाव घोषित हो जाते हैं उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी उस चुनाव को रोकता नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें इसके लीगल पहलू क्या चीजें हैं, ये बात का चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी 7वें चरण में ये सारा प्रोसेस होना है। लेकिन जिसकी उम्मीद हिमाचल में खासतौर पर इसको लेकर उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी विधानसभा के जो 6 सीटें हैं उसके लिए चुनाव घोषित हो जाएंगे, लेकिन अब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी उपचुनाव जो 6 सीटों पर है वो होने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, सियासत का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल से
वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बहुत सारी तैयारियों का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। देश में 2024 के चुनाव को लेकर तारीखें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। पर एक अहम जानकारी इस वक्त की, देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर आपको बता दें, पहले फेज में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 25 मई को ही हरियाणा में वोट डाले जाएंगे, यानी हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होना है। 7वें चरण यानी 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। राव शफात अली भी मेरे साथ जुड़े हुए। राव, इन तारीखों को देखते हुए किस तरह से हम तमाम बातें देखें, उत्तराखंड का मौका पहले लग गया है चुनाव में। हाँ नासिर, देखिए पहला चरण है क्योंकि 7 चरणों में घोषणा हुई है और पहले चरण में ही उत्तराखंड है। और उत्तराखंड देखिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। उत्तराखंड दशा और दिशा तय करता है अगर देखा जाए तो तमाम चुनावों की। और अब जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला पहले से ही उत्तराखंड में जारी था, लेकिन जो पहला चरण है 19 अप्रैल का उत्तराखंड को दिया गया है और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की तैयारियां देखिए, एक बात चर्चा चलती है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन, इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी बानगी भर इन चुनाव में देखने को मिलेगी। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन वाला जो फार्मूला है जिसकी चर्चा होती है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए उपचुनाव भी होना है नासिर, ये चर्चा कर ली जाए। मंगलोर जो विधानसभा सीट है, यहाँ से बसपा के विधायक थे शरबत करीम अंसारी, उनका निधन हो गया था तो ये सीट एक खाली हुई थी, तो इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब उपचुनाव के साथ साथ जो लोकसभा का चुनाव है वो भी साथ साथ होना है, यानी वोटिंग का जो टाइमिंग है या तो मतदान का टाइम, जो वोटर्स है उनका टाइम भी बच रहा है। चुनाव आयोग की जो तैयारियां है वो भी दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी और जो एक खर्च होता है, जनता का पैसा होता है, वही खर्च होता है, तो वो भी बच रहा है। तो अब इसके साथ साथ ये तैयारी चुनाव आयोग ने किस तरीके से खाका तैयार किया कि बार बार से इलेक्शन में ना जाना पड़े, बार बार से आचार संहिता ना लगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कार्य होते हैं जनहित के वो अवरुद्ध हो जाते हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं अगर बार बार से इलेक्शन किसी स्टेट में होते हैं। तो यहाँ तमाम जो स्टेट हैं जिनके असेंबली इलेक्शन होने वो साथ में चलेंगे, इसके साथ जो लोकसभा के चुनाव है पूरे देश के अंदर वो चलेंगे। पहले चरण में उत्तराखंड को शामिल किया गया है, पहले चरण में यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे और उत्तराखंड बहुत उत्साहित है। यहाँ करीब 70 लाख वोटर्स हैं। इस बार जो डाटा इलेक्शन कमीशन की ओर से आया है, 70 लाख वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और सबसे बड़ी संख्या इनमें युवाओं की है, महिलाओं की है, बुजुर्गों की है। 2 से 3 लाख जो नए वोटर हैं वो उत्साहित हैं कि वो अपनी सरकार को चुनेंगे। नई सरकार में किस तरह से वोट दिया जाता है, एक उत्साह रहता है नई जनरेशन में। तो ये सबसे खास बात है। निर्वाचन आयोग की ओर से जो स्टेट के हैं तो वो पहले से तैयारी चल रही है, अलग से यहाँ तैयारी सिक्योरिटी को लेकर के करेंगे या फिर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नोडल अधिकारी तैनात कर देंगे, तमाम तैयारियां यहाँ पहले से चल रही हैं। नासिर, बिल्कुल राव शफात अली, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां और तेज हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, 1 जून पर संक्षेप में क्या कुछ कहेंगे? आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश को चुना गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को अमूमन आखिरी चरण में ही रखा जाता है क्योंकि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं। इस वजह से वहाँ पर चुनाव जल्दी नहीं करवाए जा सकते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें, भरमौर के दुर्गम इलाके हैं, पांगी का इलाका है,
किन्नौर के कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं। तो इस वक्त जैसे अप्रैल मई की अगर बात करें, अप्रैल में खास तौर पर, तो उस वक्त चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं और हमेशा देखा जाता है कि मौसम साफ हो उस वक्त ही चुनावों का ऐलान किया जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पिछली बार भी अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए हैं, वोटिंग उसके लिए हुई है और इस बार भी अंतिम चरण के लिए ही रखा गया है उसके लिए। और 1 जून को मतदान 7 मई से लेकर 18 मई तक नॉमिनेशन होने हैं और 4 जून को रिजल्ट इसका है। तो कह सकते हैं कि अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इतना जरूर है कि प्रचार के लिए बहुत ज्यादा जो है हिमाचल में उम्मीदवारों को मिल जाएगा। हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो देश में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगर हमको क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये बनता है। तो वहाँ पर कई दूर के इलाकों में कैंडिडेट को जाना पड़ता है, तो समय उन्हें काफी मिल जाएगा जाने के लिए। अब देखना ये होगा कि वो उम्मीदवार कौन होंगे, किसके साथ की टक्कर यहाँ पर होने वाली होगी। और इसके साथ साथ विधानसभा के उपचुनावों का भी ऐलान हो चुका है। तो अब वो भी एक दिलचस्प कि कैंडिडेट्स कौन रहेंगे और सरकार को भी कार की पूरी ताकत होगी 6 में से ज्यादा ताकि बहुमत में अब यहाँ पर प्रदेश में आ सके। और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि इन 6 सीटों पर हम जीत सके। अगर जीत दर्ज करते तो स्थिति में 34 का आंकड़ा फिर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और अब सरगर्मियां बढ़ेगी, दौर शुरू हो जाएगा और नॉमिनेशन जो है वो 7 मई शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, हिमाचल में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा चुनाव का। सबसे ज्यादा सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे वो पहले ही चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले ही चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक बड़ी जानकारी ये भी है।